नमस्कार साथियों, इग्नू के ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश पांडे, सहायक आचार्य महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र। आज के इस वीडियो में हम कोर्स कोड BES 143 गणित शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति आकार एवं अनुप्रयोग के साथ दूरी सूत्र एवं खंड सूत्र के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम, जैसा कि टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, इसके शब्द से ही यह परिलक्षित होता है कि इसमें दो शब्द हैं, निर्देशांक और ज्यामिति। ज्यामिति का अध्ययन तो हम लोग बहुत पहले से करते आए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि निर्देशांक का यहाँ अर्थ क्या है। निर्देशांक में दो शब्द हैं, निर्देश और अंक। अर्थात यह कि ऐसा निर्देश दिया जाए जिसमें थोड़े अंक शामिल हों, वह भी गणित की भाषा में, और किसी भी तल पर वह निर्देश अंकों के रूप में निरूपित किया जाए। तो हम थोड़ा सा इसका संदर्भीकरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके पहले जो यह निर्देश जो अंकों द्वारा हो, अगर हम उसकी बात करें तो हम अपने दैनिक जीवन से बहुत से ऐसे उदाहरण ले सकते हैं जहाँ पर हम इसका अनुप्रयोग स्वतः होता हुआ देखेंगे। जैसे आप शादी विवाह में अगर जाएं और आपको एक पंक्तिबद्ध करके बैठा दिया जाए, तो आप देखेंगे कि आपके दाहिने साइड, आपके बाएं साइड लोग बैठे हुए हैं। अगर यह पूछा जाए कि आपके दाहिने तीसरे पर कौन व्यक्ति है, आपके बाएं स्थान पर चौथे नंबर पर कौन व्यक्ति है, तो आप हो सकता है ऐसे गिन करके दाएं और बाएं तरीके से बता दें। इसी प्रकार से यदि आपको कभी कोई रास्ता पूछता हो कि आप अपने घर से निकले और बाहर आपका स्कूल किधर पड़ता है, तो आप हमेशा दाएं बाएं और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो चार दिशाएं हैं, आप उसका उपयोग करके उन्हें रास्ता बताने की कोशिश करते हैं। इन सारे जो दोनों उदाहरण हमने देखा, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें दो तरह से हम काम करते हैं। पहला कि हम एक रेखीय या रेखा पर अंकों को निर्देशित करने की कोशिश करते हैं, जिसे संख्या रेखा कहते हैं। जैसे जहाँ पर हम बैठे हैं या जहाँ पर हम खड़े हों, वह हमारी स्थिति शून्य हो और उससे दाहिने साइड जाने की धनात्मक हो, उससे बाएं साइड जाने की ऋणात्मक हो। यह हम संख्या रेखा के साथ करते हैं और इसमें हम संख्याओं को निरूपित करके आप संख्या पद्धति में यह पढ़ते आए हैं। और दूसरा, यदि यही हम सिर्फ दो दिशाओं में न करके चारों दिशाओं में करने की कोशिश करें, यानी कि आगे की तरफ भी, पीछे की तरफ भी, दाहिने साइड भी, बाएं साइड, अर्थात हम यह करने की कोशिश करें कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इन चारों दिशाओं पे अगर हम संख्याओं को निरूपित करें और आप कहीं भी खड़े हों, उसकी पोजीशन हमें बतानी हो, तो इसके लिए हम ऐसे निर्देश जरूर देंगे जिसमें अंक शामिल हों। जैसे आप अपनी पोजीशन से दाहिने 3 कदम आगे बढ़ जाइए, तो आप अपनी पोजीशन से दाहिने 3 कदम आगे बढ़ेंगे। यहीं पर आप अपनी पोजीशन से सामने की तरफ 2 कदम आगे बढ़ जाइए। ये सारे जितने भी निर्देश हों, अगर हम इसे एक तल पर अध्ययन करने की कोशिश करें तो यह निर्देशांक तल हो जाता है, क्योंकि यह द्वि-आयामी तल की तरह काम करता है। हम थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि के साथ साथ इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आज हम कहीं भी जाना होता है, हम आसानी से गूगल मैप का प्रयोग करके वहाँ चले जाते हैं, लेकिन इसका जो इतिहास रहा हो, वह कहाँ से शुरू हुआ रहा हो, तो इससे जुड़ा हुआ जो नाम है वह है रेनी देकार्ते, जिनका जीवन काल 1596 से 1650 था। इन्होंने जो अध्ययन किया, वह किसी भी तल में कोई बिंदु अगर स्थित है तो उस पर उस बिंदु का कैसे वर्णन किया जाए, उस बिंदु को कैसे संदर्भित किया जाए, इस पर इन्होंने अध्ययन किया। और गणित में निर्देशांक ज्यामिति का जो प्रादुर्भाव हुआ, वह इन्हीं के द्वारा हुआ। इसीलिए इनके सम्मान में इस विधा को हम लोग कार्तीय
तल कहते हैं या जिस तल पर इन्होंने यह अध्ययन किया था उस तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। इसका अनुप्रयोग जो हम करते हैं वह प्रायः स्थान विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में करते हैं। अब हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के स्वरूप अर्थात कि यह कौन सी ज्यामिति है, वह किस तल पर होती है, क्या नाम है उसका, द्विआयामी त्रिआयामी किस तरह की होती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इस निर्देशांक ज्यामिति की जो हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्तीय तल, जो कि रेनी देकार्ते के नाम पर उनके सम्मान में रखा गया है। और यह तल एक द्विआयामी तल होता है, अर्थात इसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई सिर्फ 2 ही आयाम होते हैं। और इस तल में जो बिंदु स्थित होता है उसे हम लोग ऑर्डर पेयर या निर्देशांक बिंदु कहते हैं। यह जो तल होता है उसमें मुख्य रूप से 2 रेखाएं आपस में काटते हुई नजर आती हैं। जैसे यदि हम खड़े हो जाएं और अपना हाथ इधर उधर कर लें थोड़ा सा पूरा, तो हम एक रेखा और दूसरी रेखा जो उसे काटते हुई प्रतीत होगी, कुछ इसी तरह से हम किसी तल में इसे निरूपित कर सकते हैं। जो रेखा ऊपर से नीचे की तरफ हो उसे हम लोग कोटि कहते हैं, और जो रेखा दाएं से बाएं की तरफ हो उसे हम लोग भुज कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो भुज है उसे हम लोग x अक्ष के नाम से जानते हैं, और जो कोटि है उसे हम लोग y अक्ष के नाम से जानते हैं। अगर हम इन दोनों रेखाओं को नामकरण करने की कोशिश करें इनके चारों छोरों का, तो पहले x1 और इधर x2 कर सकते हैं, ऊपर y1 नीचे y2 कर सकते हैं। इन दोनों रेखाओं के जहाँ पर मिलान बिंदु होता है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और अक्ष पर जो बिंदु स्थित होते हैं, जैसे 0 वह मूल बिंदु होता है। दाहिनी तरफ अगर हम बढ़ें तो 1 2 3 x डैश की तरफ या x1 की तरफ, और इधर लेफ्ट साइड बढ़ें तो वह ऋणात्मक होता जाता है 1 2 3, और ऊपर की तरफ बढ़ें तो वह धनात्मक होता जाएगा, और नीचे ऋणात्मक होता है y2 की तरफ या y डैश की तरफ। अब इस जो यह कार्तीय तल होता है यह मुख्यतः 4 चतुर्थांश इसके होते हैं। प्रथम चतुर्थांश जिसमें धन धन या धनात्मक निरूपण होता है बिंदु का। द्वितीय चतुर्थांश जिसमें ऋण और धन, ऋणात्मक और धनात्मक, मीन्स x का ऋणात्मक भाग और y का धनात्मक भाग, इस प्रकार के निर्देश बिंदु होते हैं। जो तृतीय चतुर्थांश होता है उसमें ऋण ऋण अर्थात x का ऋणात्मक भाग और y का ऋणात्मक दिशा दोनों एक साथ होती हैं। और जो चतुर्थ चतुर्थांश होता है वह धन धन से दिखाया जाता है, जिसे हम लोग कार्तीय युग्म कहते हैं। अब कार्तीय तल पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो हम उसके बीच, अगर एक से अधिक बिंदु स्थित है किसी कार्तीय तल पर, तो हम उसके बीच की दूरी का कैसे अध्ययन करें, हम इस पर बातचीत करेंगे। कार्तीय तल पर जैसा कि हमने बात की कि 2 रेखाएं होती हैं, पहले x और दूसरी y, x अक्ष और y अक्ष। दोनों रेखाएं जहां पर काटती हैं उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, और x अक्ष पर जो रेखाएं होती हैं उसे हम लोग भुज, और y पर जो बिंदु होते हैं वह सारे कोटि अक्ष पर स्थित होते हैं। अब इस पर हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी बिंदु कहाँ स्थित हो सकता है, तो बिंदु के स्थित होने की 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली, या तो वह बिंदु इन दोनों रेखाओं के मूल बिंदु पर स्थित होगा। दूसरी, या तो वह बिंदु किसी एक अक्ष पर स्थित होगा, या तो x अक्ष पर या तो y अक्ष पर। और तीसरी जो संभावना है वह चारों चतुर्थांशों में से कहीं पर भी किसी भी चतुर्थांश में स्थित हो सकता है।
चारों इन तीनों स्थितियों में जहाँ पर कोई बिंदु स्थित होगा, हम इन तीनों स्थितियों के बारे में बात करेंगे। अगर कोई बिंदु मूल बिंदु पर स्थित होगा तो उसका जो निर्देशांक होगा वह 0 0 कार्तीय युग्म के तरह से लिखा जाएगा, ब्रैकेट में 0, 0 ब्रैकेट क्लोज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरह यदि कोई बिंदु किसी एक अक्ष पर स्थित हो, जैसे अगर हम 0 से x अक्ष की तरफ धनात्मक तरफ 1 2 3 बराबर दूरी पर नोट करें, तो कोई बिंदु अगर 3 पर स्थित है तो इसका जो निर्देशांक होगा वह 3 0, इस प्रकार का कार्तीय युग्म बनेगा। वहीं पर यदि कोई बिंदु y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में हो और y अक्ष पर स्थित हो, तब उसका जो निर्देशांक होगा वह कैसा होगा? जैसे अगर y के ऋणात्मक अक्ष पर -8 पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका जो ऑर्डर पेयर होगा वह होगा 0, -8। इसी प्रकार हम सभी अक्षों पर, चारों अक्षों पर जो बिंदु होगा उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। अब जो तीसरी अवस्था आती है वह अवस्था आती है कि कोई भी बिंदु इन चारों चतुर्थांशों में से कहीं पर स्थित हो। जैसे अगर प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु स्थित है, जैसे कि x एक्सिस से 3 दूरी और y एक्सिस से 4 दूरी, तो अगर हम इस प्रकार से चलें कि x एक्सिस के पैरेलल हम 3 कदम चले, y एक्सिस के पैरेलल हम 4 कदम चले, तो हमारे पास जो निर्देशांक बिंदु आएगा, ऑर्डर पेयर आएगा, वह होगा 3 और 4। इसी प्रकार आप सभी चतुर्थांशों में देख लेंगे, बस इसमें अंतर यही होता है कि जो दिशा होगी प्लस और माइनस वह इसमें स्थित होती है इसके साथ। अब हम बात करते हैं, अगर कोई बिंदु एक ही अक्ष पर स्थित हो या एक से अधिक बिंदु एक ही अक्ष पर स्थित हो तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। जैसे अगर कोई बिंदु x एक्सिस के धनात्मक दिशा में x अक्ष पर ही स्थित हो, जैसे 3, और दूसरा बिंदु भी उसी अक्ष पर उसी दिशा में स्थित हो, जैसे कि 8। अब हमारे पास x अक्ष पर ही 2 बिंदु हो गए हैं, एक 3 और एक 8, और हमें इन दोनों के बीच की अगर दूरी ज्ञात करनी हो तो यह बहुत ही साधारण है। जैसे अगर हम अपनी स्थिति से 3 कदम दाहिने जाएं और अपनी ही स्थिति से वहाँ पर 3 कदम दाहिने जाएं और वहाँ पर एक बिंदु निर्धारित कर दें, पुनः अपनी स्थिति से 8 कदम दाहिने जाएं और वहाँ पर एक स्थिति निर्धारित कर दें, तो 8 और 3 का जो अंतर होगा वही होगा एक ही अक्ष पर स्थित बिंदुओं के बीच की दूरी, अर्थात 5। अब अगर हमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो हमें सबसे पहले एक ही अक्ष पर स्थित बिंदु में बीच की दूरी निकालने आना चाहिए। दूसरा, हमें किसी बिंदु पे से किसी तल पर कैसे लंब डालते हैं यह पता होना चाहिए। और तीसरा, एक प्रमेय हमें पता होनी चाहिए जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, या जिसे बौधायन प्रमेय भी कहते हैं, कि कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हम यह कोशिश करते हैं कि इन तीनों ही जो हमने संप्रत्यय अभी याद दिलाए, इसके आधार पर हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र की गणना कैसे करेंगे। चित्र से यह स्पष्ट है कि जो OA है वह x1 है, OB x2 है, और अगर हमें AB पता करना हो तो OB और माइनस OA मीन्स x2 माइनस x1 हो जाएगा, जो कि एक ही अक्ष पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कह सकते हैं। इसी प्रकार QR इज इक्वल टू QB माइनस RB, और QB माइनस RB को हम AP भी लिख सकते हैं। इस प्रकार यह हो जाएगा y2 माइनस y1। अब हमने क्या कहा कि हमें एक प्रमेय भी याद होनी चाहिए, उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम उसका उपयोग करें तो इस चित्र में जो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, अब हम इस त्रिभुज के
साथ जब हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यदि हम PQ की बात करेंगे तो यह हो जाएगा PQ इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पर हमें कुछ विशेष एक टिप्पणी याद रखनी चाहिए कि PQ एक रेखाखंड की लंबाई है जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकती, और साथ ही साथ एक शर्त आती है कि अगर जो बिंदु है वह अगर मूल बिंदु पर स्थित है एक भी बिंदु, तो उससे बाकी दूसरे बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, तो हम समझ सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम कार्तीय तल पर दूरी सूत्र के उपरांत खंड सूत्र, सेक्शन फार्मूला जिसे कहते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। इसके लिए हमें यह मानना होगा पहले कि मानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु A और दूसरा बिंदु B निरूपित है, और इनको अगर हम मिला दें तो हमारे पास एक रेखाखंड मिल जाता है। अब एक कोई बिंदु P ऐसा ले लेते हैं जो कि AB के बीच कहीं पर स्थित है। मान लेते हैं कि यह P जो स्थित है उसका निर्देशांक xy, A का निर्देशांक x1 y1 और B का निर्देशांक x2 y2 है। और यह भी मान लेते हैं कि जो P है वह AB को दो भागों में विभाजित करता है, और पहला भाग m1 और दूसरा m2, मतलब अनुपात जो होगा वह m1 m2। और समानुपात के नियम से अगर हम कहें कि PA अपान PB इज इक्वल टू m1 अपान m2 हो सकता है। अब हम इसकी सहायता से कार्तीय तल पर खंड सूत्र का निगमन करने की कोशिश करते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि A, B एवं P से y अक्ष के समानांतर हम एक लंब डाल सकते हैं, और इसी में x अक्ष के समानांतर भी हम एक लंब डाल सकते हैं। तो यह किस प्रकार हो जाएगा, अगर हम A से लंब डालेंगे तो y अक्ष के समानांतर, तो वह मान लेते हैं R पर मिला, और P से जब हम लंब डालते हैं तो वह S पर मिलता है, और B से जब हम y अक्ष के समानांतर लंब डालते हैं तो वह T पर मिलता है। इसी प्रकार जब हम A से x अक्ष के समानांतर लंब डालेंगे तो वह Q पर, और P से जब हम x अक्ष के समानांतर लंब डालें तो वह C पर मिलता है। तो इस प्रकार हमारे पास त्रिभुज मिलता है PAQ एवं BPC। हम अगर इन दो त्रिभुजों पर ध्यान दें, PAQ और त्रिभुज BPC, तो यह आपस में समरूप हैं। AAA जो समरूपता है उसके अकॉर्डिंग इनकी समरूपता दिखती है। चित्र से यह स्पष्ट है कि त्रिभुज PAQ समरूप है त्रिभुज BPC से, और इस प्रकार समरूपता के नियम से PA अपान BP वह बराबर हो जाएगा AQ अपान PC के, और कह सकते हैं कि यह संकलित रूप से बराबर हो जाएगा PQ अपान BC के। अगर हम इसे समीकरण 1 मान दें तो यह हमें आगे बहुत ही लाभदायक होगा। इसके उपरांत हम AQ को कह सकते हैं कि यह RS के बराबर है, और RS को अगर हम देखें एक ही अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, तो OS माइनस OR RS के बराबर हो जाता है। और OS को हम देखें तो हम x कह सकते हैं, और OR हो गया x1। तो इस प्रकार AQ क्या हो जाएगा, x माइनस x1। आगे बढ़ते हैं PC को हम देखें, जो डिस्टेंस PC है वह ST के बराबर है, और ST को हम एक ही अक्ष में स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी से OT माइनस OS लिख सकते हैं। OT को हम x2 और OS को x लिख सकते हैं। तो इस प्रकार PC इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x। इसी प्रकार अगर हम डिस्टेंस PQ की बात करें
तो वह PS माइनस QS के बराबर होगी, और PS को हम Y लिख सकते हैं और QS को हम Y1। तो इस प्रकार PQ हो जाएगा Y माइनस Y1। इसी प्रकार BC जो डिस्टेंस है वह BT माइनस CT के बराबर होगी। कैसे? एक ही अक्ष पर स्थित दो बिंदु के बीच की दूरी से। और B2 Y2 है और CT Y, तो इस प्रकार BC हो जाएगा Y2 माइनस Y। और PA अपान PB को हम संकलित रूप से M1 अपान M2 लिख सकते हैं। अब यह मान समीकरण 1 जिसको हमने कहा था लाभदायक सिद्ध हो सकता है, उसमें अगर रखा जाए तो क्या होता है, आइए देखते हैं। यह हो जाएगा M1 अपान M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपान x2 माइनस x, और सभी बराबर हो जाएगा y माइनस y1 अपान y2 माइनस y। अब इसी समीकरण को हम एक बार x के लिए हल कर लेते हैं, एक बार y के लिए हल कर लेते हैं। अब हम इसे यदि x के लिए संपूर्ण रूप से हल करें तो हमारे पास आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 और होल टू द बाई m1 प्लस m2। और उसी समीकरण को अगर हम y के लिए हल करते हैं तो हमारे पास y माइनस y1 अपान y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपान m2। अब यहाँ से हम अगर y को निकालें, इसका मान निकालें, तो वह हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अतः जो ये बिंदु है P, जो कि हम कहे थे A और B के बीच कहीं स्थित है, इसका जो निर्देशांक हमने दिया था, आपको अगर ध्यान हो तो वह था x और y। और अभी अभी हमने x और y को m1 और m2 के रूप में क्या किया है, निकाला है। तो अब अगर हम Pxy को एक निर्देशांक बिंदु या निर्देश बिंदु या ऑर्डिनल पेयर समझें, तो हम उसी वैल्यू को अगर x की वैल्यू को x के जगह, y को वैल्यू को y के जगह रखें तो हमारे पास P का एक निर्देशांक अवश्य मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है यह। तो यह इस प्रकार जो P का निर्देश बिंदु जो हमें ध्यान है पीछे जो था, AB के मध्य नहीं बल्कि बीच में कहीं पर स्थित था, वह x y के निर्देश बिंदु के नाम से जाना गया था या हमने निरूपित किया था। अब हम x और y की अगर हम वैल्यू देखें जो हमने अभी निकाला m1 और m2 के फॉर्म में, तो वह क्या है, वह है m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2, कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो यह इस प्रकार से एक निर्देश बिंदु हमारे पास मिल गया, और इसे ही हम खंड सूत्र या सेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, जैसे अभी तक हमने क्या कहा कि AB के बीच में कहीं पर स्थित है P, लेकिन कहीं पर मीन्स अंतः विभाजन हो रहा है, यह ध्यान देना है। बाह्य विभाजन अंतः विभाजन दो तरह होता है, P यहाँ अंतः विभाजन है। लेकिन अगर यह विभाजन कहीं पर न होकर के ठीक मध्य में हो, AB के मध्य में वह बिंदु अगर स्थित हो, तब हम इसका जो निर्देशांक होगा P का वह क्या होगा। अब तक हमारे पास जो AP और PB के बीच जो दूरी थी वह m1 और m2 थी क्रमशः, और उसका जो अनुपात था वह m1 संबंधे m2 था। लेकिन अब जब वह मध्य बिंदु हो गया तब यह m1 और m2 बराबर के अनुपात में, यानी 1:1 के अनुपात में उसे बांट रहा है। तो इस प्रकार इसका निर्देशांक क्या होगा। अगर हम इस फार्मूले में m1 की जगह 1 रखें तो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2, कामा y2 प्लस y1 अपान 2। तो इस प्रकार से यह एक विशेष स्थिति का जो निरूपण है वह हो जाएगा अगर P AB के मध्य में कहीं पर स्थित हो। तो यह हो गया सेक्शन फार्मूला जो
कि हम एक निर्देशांक तल पर कैसे दिखाते हैं और कैसे निरूपित करते हैं, हमने इसे जाना। इस प्रकार हमने इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का आकार, अनुप्रयोग के साथ साथ दूरी सूत्र एवं खंड सूत्र को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।